हेलो क्लास, बने रहिए इस लेक्चर में क्योंकि आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस सॉल्यूशन चैप्टर का जो पिछले कुछ लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, कुछ क्विक रिवीजन। ठीक है, मैं सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े होंगे इस लेक्चर्स में, जितने भी लेक्चर्स आपने पीछे पढ़े अभी तक, जितने भी लेक्चर्स आपने पीछे पढ़े हैं, क्योंकि उसमें जो क्विक रिवीजन है, जो लाइन कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हो आप, कि आप एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्या बोलने वाले हो, कोई भी जो आपने लॉस पढ़े हैं या ग्राफ पढ़े हैं, जो भी है उसका एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए आप इस लेक्चर को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि सॉल्यूशन चैप्टर कैसे जा रहा है और आपको कितना आता है, आपको कितना आता है। इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको समझें, आज ही इसको समझें। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर शुरुआत होता है, ये चैप्टर शुरू होता है सिर्फ एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर शुरू होता है कि आपने को पढ़ाया गया कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें हम लोगों को पढ़ने हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने कहा कि सॉल्यूशन का सिर्फ लिक्विड फेज वाला आपको पढ़ना है कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया। सॉलिड और लिक्विड के डिसॉल्व होने में प्रेशर का कोई रोल नहीं है, लेकिन गैस के डिसॉल्व होने में प्रेशर का ही रोल होता है। इसलिए हेनरीज लॉ जो है उस प्रेशर के कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं। ठीक है, जबकि सॉलिड के डिसॉल्व होने के लिए मैंने आपको बताया कि जब सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं लिक्विड में, जब सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं लिक्विड में, उस समय हम सॉलिड के लैटिस एनर्जी को, लिक्विड के हाइड्रेशन एंथैल्पी को और सॉलिड और लिक्विड के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सॉलिड का सॉल्यूशन इन लिक्विड। स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर सॉलिड आसानी से टूटा तो ही लिक्विड में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब सॉलिड का लैटिस एनर्जी होना चाहिए कम हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए ज़्यादा, जिससे क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उस पूरे के पूरे सॉलिड को निगल जाएगा और फिर सॉलिड वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए सॉलिड टूट ही नहीं रहा है तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ एक बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो उनको मिक्स करने में हेल्प करता है। हमेशा ही ऐसा ही होता है। इसलिए सॉलिड अगर लिक्विड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो भी उसके साथ मिक्स होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी सॉलिड की लिक्विड में, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सुक्रोज, यूरिया डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं कि हम लिक्विड के सॉल्यूशन को कैसे समझें, तो लिक्विड के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए आने वाले हैं राउट्स लॉ, हम इसकी डिस्कशन वहीं पे करेंगे। ठीक है, गैसों की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं मैं। गैसों की सॉल्युबिलिटी असल में इस बात पर डिपेंड करती है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली रैंडमली मूवमेंट करने वाले पार्टिकल्स। तो अगर फ्री रैंडम मूवमेंट करने वाले पार्टिकल्स को आप गैसों में डिसॉल्व करेंगे तो इसके लिए गैसों पे प्रेशर अप्लाई करना होगा जरूरी, क्योंकि बिना प्रेशर के तो गैस के पार्टिकल लिक्विड में जाएंगे नहीं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल ज़्यादा टकराते हैं, गैस के पार्टिकल ज़्यादा टकराते हैं लिक्विड के पार्टिकल से और वो उसके अंदर इंसर्ट होने लगते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। लेकिन ये तभी होगा जब उसी गैस को हम प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसको डिसॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी के लिए नाइट्रोजन का ही प्रेशर अप्लीकेबल होगा, जिसको हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक गैसों का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है जो कि जरूरी होता है उस गैसों की सॉल्युबिलिटी के लिए। हमको पता करना होता है कि गैसों की सॉल्युबिलिटी मेजर कैसे करें, तो उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो किसी भी पार्टिकल का, किसी भी गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड का अमाउंट बताता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ एक्चुअली सॉल्यूशन में। क्योंकि मोल फ्रैक्शन सिर्फ पार्टिकल के बारे में बात करता है, वो किसी दूसरे मास या वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करता। इसलिए हमेशा हम मोल फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं किसी गैस के पार्शियल प्रेशर के साथ। तो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ही ज़्यादा होगा वो गैस उतनी ज़्यादा ही डिसॉल्व होगी किसी गिवन लिक्विड में। इसलिए कहा गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैस इन द सॉल्यूशन बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप क्या नाम है गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे उसका उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। यही हेनरीज लॉ है, यही हेनरीज लॉ है। मैं आपको बता दूं, गैस रैंडम मोशन करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, मतलब कि थर्मल एनर्जी।
अगर इन दोनों एनर्जी को कम करेंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल जा रहे हैं लिक्विड फेज में, तो काइनेटिक एनर्जी की रिलीज होगी, थर्मल एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए वहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो गैसों का जो डिसोल्यूशन है, जो डिजॉल्व होने की टेंडेंसी है, वो होती है हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से हमेशा ही हम इस बात पे ध्यान रखते हैं कि जब हम स्पॉन्टेनिटी की बात करें कि गैस डिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, तो जो डेल्टा एच है जिसकी वैल्यू एक्सोथर्मिक होने की वजह से नेगेटिव हो चुकी है, हम वहां पे लाते हैं कि एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए तब कम, और टेम्परेचर होना चाहिए कम। इसलिए लोअर टेम्परेचर गैसों की सॉल्युबिलिटी के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी इसलिए हो जाती है कम, किसकी? गैसों की। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए इसका हम लोग पढ़ते हैं कि हमेशा ही जितने भी स्क्यूबा डाइवर्स हैं, जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं, जो कि आजकल यूज भी कर रहे होंगे आप, है ना, इन सारी जगह पर हमें कंपोजिशन पता होना चाहिए कि कितना कंपोजिशन हो अलग अलग गैसों का, जो कि होना ही चाहिए। इसीलिए हमारे पास हेनरी लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेशन होता है कि हम इन सारे सिलेंडरों को कैसे बनाएं, कौन सी गैसों की सॉल्युबिलिटी कितनी ज़्यादा है ब्लड के अंदर, टिश्यू के अंदर, जिसके हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं। अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करके हम गैसों के सिलेंडर को बनाते हैं। हेनरीज लॉ का यही एप्लीकेशन आपको पढ़ाया जाता है, जो कि बुक में दिया हुआ भी है। ठीक है, आप उसको वहां से भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। राउल्ट्स लॉ जो है वो असल में हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस होता है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो दो अलग अलग लिक्विड्स के बीच में कराई जाती है। ठीक है, मतलब हम दो अलग अलग वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करके पता करते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर राउल्ट्स लॉ जो है हेनरी लॉ की तरह ही पार्शियल प्रेशर जो है वहाँ पे जो लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं और उनका जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल ही होता है। बस हमको पढ़ना ये होता है, जब भी हम राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं तो आपको ये देखना होता है कि बस कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी एक कंपोनेंट का वो उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि हेनरी लॉ में भी यही तो पढ़ाया गया था आपको, है ना। हमेशा जो मोल फ्रैक्शन है वो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के अंदर लिया जाता है। अगर दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दोनों को मिक्स किया गया और दोनों ही लिक्विड हैं, तो दोनों क्या होंगे? वेपराइज होंगे। तो जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ओवर द सॉल्यूशन, जैसे कि पहले के लिए P1 हुआ, दूसरे के लिए P2 हुआ, तो जो P1 है वो X1 के प्रोपोर्शनल होगा और जो P2 होगा वो X2 के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे आप वहां पे एक लगाते हैं कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में किसी भी लिक्विड का किसी गिवन टेम्परेचर पे हमेशा वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। आप उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। वो कभी चेंज नहीं होता, वो कभी चेंज नहीं होता जब तक कि आप टेम्परेचर ना बदल दें। टेम्परेचर बदलने पे वेपर प्रेशर फिर से बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एट ए गिवन टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी गिवन कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वो होगा कांस्टेंट। इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाने पर हम P0 लगाते हैं, पहले कंपोनेंट का हो चाहे दूसरे कंपोनेंट का हो। इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेम कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और इन दोनों को सम करेंगे, मतलब कि वेपर प्रेशर पहले का वेपर प्रेशर दूसरे का सम करेंगे तो मिलेगा आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ओवर द सॉल्यूशन। फाइन, ठीक है। इसी के हेल्प से हम लोग ग्राफ स्टडी करते हैं। हमेशा ही जो राउल्ट्स लॉ है इस बात पे डिपेंड करता है कि जब दो लिक्विड को हम मिक्स कर रहे हो तो वो लिक्विड आपस में रिएक्शन न कर रहे हो। ठीक है, रिएक्शन जो करने वाले लिक्विड होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर दो लिक्विड को हमने मिक्स किया या किसी लिक्विड में हमने सॉलिड डाला, अगर सॉलिड टूट गया, अगर सॉलिड एसोसिएट हो गया, अगर लिक्विड में ने रिएक्शन कर लिया, अगर सॉलिड ने रिएक्शन कर लिया, तो राउल्ट्स लॉ को एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि वहां पे चार्ज के फॉर्म में वो न तो एसोसिएट होगा न तो डिसोसिएट होगा। उसी तरीके से दो लिक्विड को मिक्स करते समय भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि लिक्विड आपस में रिएक्शन न कर रहे हों। ठीक है, तभी राउल्ट्स लॉ फॉलो करेंगे। अगर दो लिक्विड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब मैं बात करूं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हम आइडियल सोल्यूशन तब बोलते हैं जब कोई भी सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि दो लिक्विड जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक लिक्विड का और दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एक बराबर है, एक जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनको मिलाने पर न तो बॉन्ड टूटता है न तो नया बॉन्ड बनता है।
नया बॉन्ड न तो बनने पर न तो टूटने पर जो इंथैल्पी है वो नहीं चेंज होती। इंथैल्पी नहीं चेंज होने की वजह से वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, और ये कंडीशन होता है हमेशा ही आइडियल सॉल्यूशन की। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर दो अलग अलग लिक्विड के कंपोनेंट को मिक्स करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका सिमिलर है कंपोनेंट के साथ भी और आपस में मिक्स करने के साथ भी, तो वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और यही सॉल्यूशन में डेल्टा एच की जो मिक्सिंग होती है वो होती है जीरो, क्योंकि इंथैल्पी चेंज नहीं होती। डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होती है क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होता है, और इसके एग्जांपल होते हैं लाइक जैसे कि हेप्टेन को आपने मिलाया हेक्सेन के साथ, बेंजीन को टॉलुइन के साथ मिला दिया आपने, क्लोरो इथेन को आपने ब्रोमो इथेन के साथ मिलाया। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सिमिलर, ठीक है। नॉन आइडियल कंडीशन में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही एक बड़ा डेविएशन लेके जाता है। अगर एक कंपोनेंट के बीच के मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलग अलग है, तो उनको मिक्स करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग होगा। इसलिए दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा हो गया, अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होके, ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है एसोसिएट होते हैं, जिससे वॉल्यूम घट जाता है। बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और यही का कंडीशन होता है कि हम वहां पे सीखते हैं कि निगेटिव डेविएशन हो गया। नेगेटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि राउट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होने वाला है, राउट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होने वाला है, वो वेपर प्रेशर एक्चुअली वैल्यू कम आ रही है। और ये कम तभी आएगी कि जब दो लिक्विड को मिलाने के बाद लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं और वेपराइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वेपराइज नहीं कर पाएंगे तो वेपर प्रेशर जो रिजल्टेंट होगा वो घटेगा, और घटने की वजह से वो निगेटिव डेविएशन हो जाएंगे। ये तभी होगा जब दो कंपोनेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड बनने से उनके बीच में जो एसोसिएशन होगा वो वॉल्यूम को घटा देगा। इसीलिए वैल्यू जो है डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो जीरो से कम आती थी, ठीक है। और जो डेल्टा एच की वैल्यू वो भी जीरो से इसलिए कम आती है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट बात होती है नेगेटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि सब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो कंपोनेंट को मिलाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कम रहती है, वो आपस में एसोसिएट नहीं होते, न तो आपस में कोई बॉन्ड बना पाते हैं। क्योंकि जब हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो असल में एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है जो मॉलिक्यूल को जोड़ती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल इंटरेक्शन की वैल्यू टूट जाती है या कम हो जाती है, मॉलिक्यूल इजीली स्केप होते हैं और वो पॉजिटिव डेविएशन के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। इसलिए स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन जो है नॉन आइडियल कंडीशन का, इसका सिंपल मतलब है अगर दो कंपोनेंट को मिलाते हैं उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया या हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो मॉलिक्यूल स्केप नहीं करेंगे और वेपर प्रेशर घटेगा और नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। इसका उल्टा करिए, अगर दो कंपोनेंट को मिलाते हैं और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बीच का बॉन्ड तोड़ देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है या डाइपोल इंटरेक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, तो मॉलिक्यूल इजीली स्केप होंगे और वो वेपराइज होकर के पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सचर का मतलब होता है एक्चुअली स्टूडेंट इसको लर्न रखिएगा, एजियोट्रॉप मिक्सचर का मतलब होता है हमेशा ही कोई भी ऐसा कंपोजिशन किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें वेपर फेज में और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम हो जाते हों। अगर लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सिमिलर हो जाएंगे तो ऐसे में वहां पे कांस्टेंट बॉइलिंग हो जाएगी। जो कंपोनेंट्स हैं दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेंगे और इस कंडीशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये तभी होगा जब वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में ही कंपोजिशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है 63% नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है वाटर के साथ, या फिर 95 जो एथेनॉल का जो सोल्यूशन है, ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है वाटर के साथ, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ये आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दो तरह के एजियोट्रॉप्स एक मिक्सचर होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि नेगेटिव डेविएशन है कि पॉजिटिव डेविएशन। जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। ये हुआ आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चार जो अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो असल में डिपेंड करते हैं सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी पर जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती हो सिर्फ, और वो होते हैं चार तरह के। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं आपको बता दूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाकी अगले दोनों को डिफाइन करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर एक अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल, मतलब कि ऐसा कोई सॉल्यूट डालें जो खुद वेपराइज ना होता हो, ऐसा कोई सॉल्यूट डालें जो टूटता या जुड़ता ना हो, उनके डालने पर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का घट जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कि अगर वेपर प्रेशर पहले पी नॉट था तो घट के पी हो जाता है और इन्हीं के डिफरेंस को बोलते हैं पी नॉट माइनस पी, जिसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसके रिलेशन को, इसके रेशियो को पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्टूडेंट, ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर कितना घटेगा, डिपेंड करता है कि हमने कितना नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड किया। ठीक है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट हमने ऐड किया उस वही डिसाइड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना घटेगा। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जो कि नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी, तभी हम राउल्स लॉ को अप्लीकेबल बना सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए पी नॉट माइनस पी प्रोपोर्शनल टू x2 लिखते हैं हम लोग। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे एज यूजुअल हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पी नॉट, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2 आता है। ठीक है, यही जो वेपर प्रेशर का घटना है यही बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। मैंने पीछे भी क्या बोला कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि अगर हमने लिक्विड सॉल्वेंट में कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए हमने जो फार्मूला लिखा डेल्टा टी बी, वो प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं हम लोग मोलालिटी। हम लोग देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है हमने सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ है। सॉल्वेंट का जो मास है वही नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के मोल से हम लोग कंपेयर करते हैं और वही इक्वल टू होता है या प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के। इसलिए दोनों में फार्मूला सिमिलर होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे के बी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। और यही सिमिलर फार्मूला हम लोग डिप्रेशन में भी लगाते हैं, जहाँ पे फार्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं आपको बता दूं ऑस्मोटिक प्रेशर असल में एक तरह का ऐसा प्रेशर है जो लिक्विड सोल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के सरफेस पर या वॉल पर लगाता रहता है कंटिन्यूअसली। हर सोल्यूशन में कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं जो रैंडमली मूवमेंट करते हैं और उनके मूवमेंट की वजह से जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या उसका वाल है वो बार बार टकराने की वजह से वहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यही ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लो ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वाटर जो है जब एक डायरेक्ट लेवल से दूसरे लेवल पे या एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन की तरफ फ्लो करता है, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों सोल्यूशन जिसको हमने सेपरेट किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ, उनके बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है, वही प्रेशर का डिफरेंस वाटर के फ्लो को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। हमेशा वाटर का फ्लो कहाँ होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। ठीक है, हमेशा जहाँ पे कम ऑस्मोटिक प्रेशर है उधर से वाटर का फ्लो होगा। दूसरे शब्दों में कहिए, जहाँ पे वाटर की वैल्यू ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होता रहता है। इसीलिए जब हम लोग बीन्स, ग्राम या रेसिन्स पानी में डालते हैं तो स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि बीन्स, ग्राम या रेसिन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है जबकि बाहर वाटर ज़्यादा होता है। इसलिए वाटर को गेन करके अपने आप को स्वेल कर लेते हैं। इसी को बोला जाता है एंडोऑस्मोसिस। वाटर का गेन करना एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। जबकि आप कह सकते हैं कि बीन्स, रेसिन या ग्राम के अंदर एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे वाटर की वैल्यू कम है और सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें ज़्यादा होते होंगे। इसलिए वाटर का फ्लो हायर टू लोअर साइड में होके एंडोऑस्मोसिस हो जाता है। उसका उल्टा करेंगे, अगर ग्रेप्स को आप कंसंट्रेटेड ब्राइन सोल्यूशन या सलाइन वाटर में डालेंगे तो श्रिंक करेगा। श्रिंक करने का रीजन है क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ग्रेप्स के अंदर पानी का वैल्यू ज़्यादा होता है, जिससे वाटर लॉस कर देता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। हमेशा ही जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हम उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कंसंट्रेशन कम होने पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है, और दोनों कंसंट्रेशन बराबर होगा तो बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में हम इसको डिफाइन करते हैं हायर ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन
हाइपरटोनिक, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन हाइपोटोनिक, और इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन। इतना आज आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगले क्विक रिवीजन में मैं जल्दी आऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कुछ और बेसिक टर्म्स कॉन्सेप्ट जो कि इसी चैप्टर के होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।